अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम इसातिज़ा इकराम, अज़ीज़ दोस्तों, तलबा व तालबात, आप सबको होम्योपैथिक डॉक्टर्स ट्रेनिंग अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर इंतहाई अहम मौजू ब्राइट्स डिजीज़ के हवाला से तैयार किया गया है। इस बीमारी का ताल्लुक गुर्दों से है। गुर्दे इंसानी जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर गुर्दे मजबूत हैं तो इंसानी ज़िंदगी का पहिया कभी भी नहीं रुकता। इसी कुलिये को मद्देनज़र रखते हुए इस लेक्चर में बीमारी का तारुफ, पैथोलॉजिकल पेचीदगियाँ, तशख़ीस, हिफाजती तदाबीर, बीमारी से बचने के लिए होम्योपैथिक अद्वियात का किरदार और इलाज मुआवजा बयान किया गया है। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बॉक्स को प्रेस कर दें, घंटी के बटन को दबा दें और लाइक भी कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ब्राइट्स डिजीज़, ये गुर्दों की बीमारी है। ब्राइट्स डिजीज़ हम आज इस पे बात करेंगे। देखते हैं कि ये है क्या चीज़ और किस तरीके से ये पैदा होती है बीमारी और इसका इलाज मुआवजा क्या होगा। ये डिजीज़ किडनी आपके सामने दिखाया जा रहा है। ये जो आपको एक स्केच दिया जा रहा है, ये डिजीज़ किडनी का है। इस तरीके से किडनी डैमेज हो जाता है और इस तरीके से उसके सेल्स वगैरह डैमेज होने के बाद ये किडनी की एक शक्ल दिखाई देती है। हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये बीमारी है क्या और किस तरीके से इसका नाम रखा गया, ब्राइट्स क्यों रखा गया इसको। ब्राइट्स डिजीज़ की अलामत पहली बार इंग्लिश फिजिशियन रिचर्ड ब्राइट ने 1827 में बयान की। इसने मेडिकल केसेस की अपनी रिपोर्टों में इस्तिस्का वर्म के 25 केसेस बयान किए, जिसकी वजह से इसके नाम से इस बीमारी को मंसूब कर दिया गया। इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं ब्राइट्स डिजीज़। ये एक नॉर्मल किडनी है जो कि आपके सामने डायग्राम में दिखाया जा रहा है। गुर्दे इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बहुत अहम काम करते हैं। खून को साफ रखना एक अहम काम है। ये इंसानी जिस्म में बहुत से सियाल और कीमियाई सियाल मादों को कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और खून में सुर्खुलिये बनने में मदद देते हैं। सेहतमंद गुर्दे सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। इसलिए हमें गुर्दों को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। गुर्दे जब काम करना छोड़ देते हैं तो इस स्टेज को मेडिकल की ज़ुबान में एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ या फिर ESRD कहते हैं, यानी गुर्दों के मर्ज़ की आखिरी हालत, जो कि एक शदीद बीमारी है। जब गुर्दे फेल हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है और गुर्दों की मसनूई सफाई या पैबंदकारी के बगैर ज़िंदा रहना मुश्किल है। ब्राइट्स डिजीज़ गुर्दों की बीमारियों की कदीमी दर्जाबंदी में शामिल है, जिसे जदीद तिब में शदीद या दायमी वर्म गुर्दा के तौर पर बयान किया जाता है। ज़ैफ़े गुर्दा ब्राइट्स डिजीज़ ये एक आम इस्तिलाह है जो गुर्दों की उज़वियाती सोजिश की असल वजह बनती है, जो मुख्तलिफ शक्लों में मिलती है, जिसके नतीजे में एल्ब्यूमिन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का आर्जी तौर पर पाया जाना और इस्तिस्का पाया जाता है। और इसके साथ अक्सर हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी भी होती है। ब्राइट्स डिजीज़ में अगर देखें, ये एक पैथोलॉजिक किडनी है। इसका स्पेसिमेन हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये एक्यूट किडनी की हालत दिखाई जा रही है। इसमें एक्यूट किडनी की हालत देखें तो इसमें जो इसका मार्क पेलर ऑफ कॉर्टेक्स, इसका कॉर्टेक्स जो है किस तरीके से पेलर हुआ कंट्रास्टिंग टू द डार्कर एरियाज ऑफ सर्वाइविंग मेडुलरी टिश्यूज़। मेडुलरी टिश्यूज़ इसके देखें। द पेशेंट डाइड विद एक्यूट किडनी, ये एक्यूट किडनी डिजीज़ से पेशेंट जो है वो डाइड हुआ, डेथ उसकी हो गई, क्योंकि अभी एक्यूट थी, क्रॉनिक में नहीं गया। गुर्दों की बीमारी आमतौर पर किसी हद तक गुर्दों के फेल में नुकसान का सबब बनती है और इसके नतीजे में गुर्दे फेल हो सकते हैं। गुर्दे का फेल या फंक्शन मुकम्मल तौर पर रुक सकता है। गुर्दे का फेल होना गुर्दों की बीमारी के आखिरी मरहले के तौर पर जाना जाता है, जहाँ डायलिसिस या गुर्दे का ट्रांसप्लांट ही इलाज का वाहिद ऑप्शन रह जाता है। ये कुछ डायग्राम्स हैं। ब्राइट्स डिजीज़ की पिटिंग एडीमा पाया जा रहा है। पिटिंग एडीमा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर टू द स्किन। जब हम स्किन पे थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, ख़ासतौर पर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे हम जस्ट 15 सेकंड का प्रेशर डालते हैं, तो ये पिटिंग एडीमा टाइप का जो हमारे सामने एक पिट सा बन जाता है, गड़ा सा बन जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर देने से होता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गुर्दों का कोई प्रॉब्लम जो है वो लाजमी तौर पर बन रहा होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं एडीमा ऑफ बोथ लेग्स आफ्टर वॉकिंग मोर देन 100 किलोमीटर्स। अगर एक बंदा 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है तो इसके टांगों का ख़ास तौर पर, टांगों के लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का ख़ास तौर पर एडीमा पाया जा सकता है और ये एडीमा आहिस्ता आहिस्ता से गायब होता है। लेकिन अगर हम 100 किलोमीटर की बात करते हैं तो बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इससे कम किलोमीटर तक भी चलें तो उनकी
लोअर एक्सट्रीमिटीज ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, एडिमा वगैरह पैदा हो सकता है। इसी तरीके से लेफ्ट एंड राइट रिंग फिंगर्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल द डिस्टल फेलेंक्स, हम देखते हैं कि जो सामने वाली पोर है, जो बिल्कुल उंगली की पहली पोर होती है, उसमें हम देखें डिस्टल फेलेंक्स ऑफ द फिंगर ऑन द राइट एग्जिबिट्स एडिमा ड्यू टू एक्यूट पैरानोकिया। तो ये हम देखते हैं ये भी एक्यूट कंडीशन है जिसमें डिस्टल फेलेंक्स जो है उसमें अच्छा खासा एडिमा टाइप हो जाता है। वो लेफ़्ट और राइट फिंगर हम दोनों को देख सकते हैं, हाथों पे भी, हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे भी देख सकते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। इसी तरीके से वेन्स ऑब्स्ट्रक्शन काजेज फेशियल एडिमा वाइल लेइंग डाउन टू स्लीप, जब इंसान सो जाता है, सो के उठता है या सोया होता है, सोने के बाद जब भी पेशेंट उठेगा, इसका मरीज़ उठेगा तो उसके चेहरे पे अच्छी खासी स्वेलिंग हुई होती है, फेशियल एडिमा हुआ होता है। तो ये अगर हम देखें इसकी टाइम को नोट करें तो सुबह 7 बजे का टाइम है, सुबह 7 बजे पेशेंट उठा है तो उसके चेहरे की ये हालत है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है, टाइम गुजरने के बाद अगर इसकी हालत को देखते हैं तो ये देखें अब इसका चेहरा बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो गया। आफ्टर बीइंग अपराइट ऑल डे, तमाम दिन का जो दौरानिया रहा, द स्वेलिंग डिसअपीयर्स, तो तकरीबन 12 घंटे तक रहने से इसकी स्वेलिंग चेहरे की बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से इसका एवेल्यूएशन आती है कि इसमें जो चेहरे की स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि इसकी जो वेन्स वगैरह हैं वो ओडिमेटस हो जाती हैं। अब कॉजेशन एटियोलॉजी की बात करते हैं। कॉजेशन एटियोलॉजी की बात करते हुए हमें सबसे पहले जो देखना पड़ता है वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजूहात सबसे पहले हैं। शराब का बेजा इस्तेमाल, नमी वाली जगहों पर रिहाइश, जिस्मानी दर्जा हरारत का कम होना जैसे हालात जो गुर्दे में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा होने का मौजब बनते हैं। ब्राइट्स डिजीज़ में इन वजूहात के अलावा भी बहुत सी वजूहात पाई जाती हैं जो कि मंदरजा झेल हैं। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं, ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि रीनल डिजीज़ में, ब्राइट्स डिजीज़ में पाए जाते हैं। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट और एन अटैक ऑफ स्कारलेट फीवर। अगर थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। और उसके साथ स्कारलेट फीवर, जो सुर्ख बुखार की हम बात करते हैं, अगर सुर्ख बुखार में इस तरीके से मामला बने तो फिर भी ये किडनी की डिजीज़ आ सकती है, ब्राइट्स डिजीज़ एवेल्यूएट कर सकती है। रॉन्ग फीडिंग हैबिट एंड वीक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, अगर जिस्म में खाने पीने का हम रुझान गलत कर लेते हैं या हमारी रूटीन के मुताबिक हम खाना पीना नहीं खाते और उसके साथ साथ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी कमज़ोर है तो उसकी वजह से भी हमारे जो ब्राइट्स डिजीज़ हैं या किडनी का कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। द सुप्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मर डिजीज़, द हैबिचुअल यूज़ ऑफ chemical agents of all kinds for the treatment of indigestion and other stomach disorders and frequent use of aspirin and other painkillers। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हैबिचुअल यूज़ में जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं, आदतन जो जिसको हम कह सकते हैं कि हल्का सा भी सर दर्द हुआ तो हम कोई ना कोई पेन किलर ले लेते हैं या फिर एस्प्रिन डिस्प्रिन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो असर पड़ेगा वो गुर्दों पे जाके पड़ेगा और गुर्दे इस हवाले से, जिसको हम कहते हैं रीनल फेलियर की बात भी हो सकती है या किडनी डैमेज भी हो सकती है, तो ब्राइट्स डिजीज़ इसमें भी एवेल्यूएट कर सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैन आल्सो लीड टू नेफ्राइटिस। द डिजीज़ कैन रिजल्ट फ्रॉम अ डाइट लैकिंग इन विटामिन B1 एंड कोलिन। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी पाई जाती हैं, जो लोग अच्छे तरीके से ग़िज़ा उनको नहीं मिलती जिन लोगों को, उनमें भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो ग़िज़ा तो खा रहे होते हैं लेकिन उसमें कुछ विटामिन हैं जिनकी कमी पाई जा रही होती है। ख़ासकर इसमें विटामिन B1 की बात हो रही है और कोलिन की बात हो रही है। तो ये भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी जो हैं वो नेफ्राइटिस को लीड कर रही होती है, नेफ्राइटिस की तरफ पेशेंट को लेकर जा रही होती है। इट कैन आल्सो बी कास्ड बाय अ डाइट डेफिशिएंट इन एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड मैग्नीशियम। अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते या मैग्नीशियम का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो ये भी एक वजह बन सकती है कि हमें डाइट के डेफिशिएंट होने की वजह से भी पेशेंट जो है वो ब्राइट्स डिजीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। व्हेन विटामिन B6 एंड मैग्नीशियम आर अंडर सप्लाइड, द किडनीज आर फर्दर डैमेज्ड बाय शार्प क्रिस्टल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंबाइंड विद कैल्शियम। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि कितनी देर तक बीमारी रहती है और किस तरीके से एवेल्यूएट होती है, इसके अंदर साइन एंड सिम्टम कैसे कैसे आते हैं।
तो इसमें जो चीज़ें आ रही होती हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, दायमी गुर्दों की बीमारी की तारीफ को तवील अरसा तक गुर्दों की बेएतदालियाँ, फैली या साख्ती नौयत के तौर पर बयान किया गया है, जो 3 हफ्तों से ज़्यादा वक्त तक रहती हैं। शदीद गुर्दे की बीमारी को अब गुर्दे की शदीद चोट करार दिया जाता है और 7 दिन के दौरान गुर्दे के फेल में अचानक कमी वाक़या होती है। 2007 की एक रिपोर्ट में 8 में से 1 अमरीकी गुर्दों की दायमी बीमारी में मुब्तला था। ये शरह वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। टाइप्स ऑफ ब्राइट्स डिजीज़। ब्राइट्स डिजीज़ 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 एक्यूट ब्राइट्स डिजीज़, ये बीमारी का आगाज़ होता है और शदीद हालत हो सकती है, शदीद हालत होती है। नंबर 2 क्रॉनिक ब्राइट्स डिजीज़, ये हालत ज़्यादा अरसा तक रहने वाली होती है, लंबे अरसे तक ये पेशेंट के साथ चलती है, इसलिए हम इसको क्रॉनिक ब्राइट्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक्यूट ब्राइट्स डिजीज़ की। एक्यूट ब्राइट्स डिजीज़ ये उस वक्त शुरू होती है जब मरीज़ मुकम्मल सेहतमंद हो या इसके बरक्स पेचीदगी के दौरानिया में या शदीद बीमारियों के इख्तिताम पर, जैसे सुर्ख रंग का बुखार, जैसे हमने पहले भी बयान किया है, स्कारलेट फीवर, डिप्थेरिया, टाइफाइड बुखार और निमोनिया वगैरह की सूरत में हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ब्राइट्स डिजीज़। शदीद बुखार की हालत, उल्टी और सरदर्द इस बीमारी के आगाज़ की अलामत है। मरीज़ आम तौर पर गुर्दों के मुकाम पर हल्का हल्का सा दर्द महसूस करता है, जबकि इसी दौरान पेशाब की मिकदार भी कम हो जाती है। हालांकि इसमें बार बार पेशाब की ज़्यादती होती है। पेशाब में अक्सर खून शामिल होता है, रंग हमेशा गहरा होता है। पेशाब की कसाफ़त इजाफ़ी का मामूल से गिरना जो 1.010 या इससे भी कम यानी 1.006 तक हो जाती है। इसके साथ इसी दौरान यूरिया की बहुत ज़्यादा कमी जो 9 ग्राम पर लीटर तक गिर जाता है। लेकिन मखसूस अवामल ये हैं कि पेशाब में काफ़ी मिकदार में एल्ब्यूमिन की मौजूदगी 4, 6, 8, 12 ग्राम या इससे ज़्यादा नोट की जाती है। बाज़ औक़ात पेशाब जब गर्म हो जाता है तो इस गर्मी की वजह से ट्यूब यानी पेशाब की नाली यूरिथ्रा में सख्ती आ जाती है। इसी दौरान इस्तिस्का नज़र आता है जो हमेशा चेहरे पर, पलकों में या आंख के सफ़ेद पर्दे के नीचे से शुरू होता है। इसके बाद मुतासरा हिस्से में आंसुओं का उबार मुशाहदा किया जाता है और माया की एक परत के ज़रिए ऑकुलर कंजक्टिवा को उठाकर देखा जा सकता है। चेहरे पर वर्म होता है, कुदरती लकीरें गायब हो जाती हैं और चेहरा गैर मुतहर्रिक, पीला और चमकते हुए मार्बल की तरह दिखाई देता है। इस्तिस्का पूरे जिस्म में फैल जाता है और इसी तरह इस्तिस्का लामी एनासार का आम हो जाता है। बीमारी इस तरह से कायम होकर तेज़ी से बढ़ती है और कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में मौत या शिफा याबी पर इख्तिताम होता है। आम तौर पर अंदरूनी इस्तिस्काई हालत में कमी लाते हुए, जैसे फेफड़ों का इस्तिस्का, ग्लोटिस का इस्तिस्का, प्लूरा, एक पतली सी झिल्ली का बहाव, पेरिकार्डाइटिस, दिमागी झिल्लियों की ड्रॉपसी, अक्सर आम इस्तिस्का लामी, इसहाल और बीमारी के आखिरी दिनों में शिद्दत आना और दूसरे औकात में यूरेमिक पेचीदगियाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा कसरत से इक्लेम्शिया और कोमा होता है। मरीज़ के मसाइब को ख़त्म करने की कोशिश में मौत वाक़या हो सकती है। जब बीमारी ख़त्म होती है या सेहत की बहाली के बाद सबसे पहली अलामत पेशाब में इजाफ़ा है, जो तेज़ी से 1, 2, 3 और 4 लीटर तक बढ़ जाता है। इसी वक्त बुखार की शिद्दत गायब हो जाती है और तनासब के लिहाज से पेशाब में इजाफे की वजह से इस्तिस्का लामी कम हो जाता है। माया की बनावट में कमी आ जाती है, गुर्दे पेशाब बनाना कम कर देते हैं, एल्ब्यूमिन गायब हो जाती है, यूरिया में इजाफा हो जाता है और इसी वक्त पेशाब की कसाफ़त इजाफ़ी में 1.018 और 1.022 तक इजाफा हो जाता है। डॉक्टर्स बुनियादी तौर पर कसाफ़त इजाफ़ी में उतार चढ़ाव का बगौर मुशाहदा करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस। एक्यूट नेफ्राइटिस की ज़्यादा इकसाम हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर दर्जा से 3 को नुमाया दर्जाबंदी में शामिल किया जाता है। नंबर 1 इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, नंबर 2 पाइलोनेफ्राइटिस, नंबर 3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब ब्राइट्स डिजीज़ शदीद ना हो तो ना ही मौत आती है और ना ही शिफा याबी होती है। फिर यही मरीज़ दायमी हालत में चला जाता है, बुखार की तहरीक ख़त्म हो जाती है और इस्तिस्का लामी कम हो जाता है। पेशाब की मिकदार में इजाफा हो जाता है, एल्ब्यूमिन की मिकदार में कमी आ जाती है लेकिन बरकरार रहती है। इसी वक्त ये बीमारी
की सिमत और अलामात की तरफ इशारा करती है, जो ब्राइट्स डिजीज़ की वजाहत करते वक्त जल्द ही मालूम हो जाती है, जो इब्तदा से ही दायमी है। क्रॉनिक ब्राइट्स डिजीज़, ये हालत एक्यूट बीमारी की तरह टाइफाइड बुखार, डिप्थेरिया या निमोनिया के बाद भी हो सकती है। अगर इस मसले में इब्तदा ही से बुखार की हालत और बदनज़मी होने की बजाय जो मुकम्मल तौर पर गैर महसूस शुदा और गैर तस्लीम शुदा है, सिर्फ मरीज़ों से इनके माजी के बारे में पूछ कर ब्राइट्स डिजीज़ की इस दायमी शक्ल को इन बीमारियों में से इनके पिछले वजूद से मरबूत करने में कामयाब हो सकते हैं, जिसमें गुर्दे की हमा वक्ती सोजश देखी जा सकती है। कॉजेशन ऑफ क्रॉनिक ब्राइट्स डिजीज़, दूसरे केसेस में डैम्प कोल्ड का तवील अरसे तक जारी रहना वाहिद वजह है जिसकी बिना पर इसको बीमारी की नशोनुमा का सबब करार दिया जा सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक ब्राइट्स डिजीज़, ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें ब्राइट्स डिजीज़ की एटियोलॉजी को तलाश करना या इसका आगाज़ करना नामुमकिन है, शुरू ही से दायमी है। इस हालत का आगाज़ ताकत का ना होना, एक ख़ास किस्म का अनीमिया, चेहरे का पीला जर्द होना, आईलिड्स की सूजन, आँख के पपोटों के दरमियान वर्म, पीला पेशाब, कसरत से मसाना खाली करना पड़ता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त, लेकिन पेशाब का हुजम मामूल से कम, भूख की कमी और सर में दर्द की अलामत होती है। अगर पेशाब का मुआयना किया जाए तो मालूम होता है कि कसाफ़त इज़ाफ़ी 1.006 से 1.010 तक कम होती है। यूरिया भी कभी कभी 9 ग्राम फी लीटर तक गिर जाता है, लेकिन इसकी बुनियादी खसूसियत ये है कि एल्ब्यूमिन नुमाया मिकदार में मौजूद होती है, जो 4, 6, 8, 10 ग्राम तक या इससे भी ज़्यादा तक पहुंच जाती है। कई महीनों के बाद बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा अपना असर दिखाती है। वर्म में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है, मर्ज जगह बदलता है, अक्सर सुबह के वक्त चेहरे पर और शाम के वक्त टखनों पर वाज़े होता है, नरम पिलपला जर्द होता है, ताकत में नुमाया कमी होती है, जबकि कम से कम नकलो हरकत भी सांस लेने में दुश्वारी का बायस बनती है। इस तरह से ज़ाहिर होने वाली बीमारी महीनों या इससे भी ज़्यादा तवील अरसे तक हो सकती है, लेकिन कभी भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होती। मर्ज बाकायदगी से पेचीदा नहीं होता, शिद्दत में कमी या ज़्यादती बीमारी के मुकम्मल अफाका के बाद पता चलता है। मर्ज में आम तौर पर शिद्दत सर्दी की वजह से, काम की ज़्यादती, जज्बात से, लेकिन ख़ास तौर पर नाकस ग़िज़ा की वजह से होती है। पेशाब में कमी की खासियत पाई जाती है, जिसमें बाज़ औक़ात खून भी पाया जाता है और इसमें हमेशा ज़्यादा मिकदार में एल्ब्यूमिन होती है। एनासार्का या इस्तिस्का लामी बढ़ता है, कभी कभी उल्टी, कभी सरदर्द, इसके साथ हमेशा ताकत की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि मरीज़ अपने बिस्तर तक पाबंद हो जाता है। फिर मर्ज़ में कमी वाक़या होती है, पेशाब की मिकदार में इजाफ़ा, एल्ब्यूमिन और इस्तिस्का लामी में कमी, ताकत और भूख बहाल हो जाती है। मर्ज में कमी जो कभी भी पसलियों के दरमियान वर्म गुर्दा की तरह मुकम्मल नहीं होती। बहरहाल मरीज़ को दोबारा काम शुरू करने की इजाज़त होती है। अक्लमंदी से इलाज के दौरान कम या तवील मुद्दत तक का अरसा लग सकता है। बीमारी की शिद्दत से छुटकारा हासिल करने तक और बीमारी के बढ़ने तक बीमारी बाज़ दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता और बाज़ दफ़ा इसमें तेज़ी आती है। इस अरसा में कमज़ोरी नुमायाँ होती है। इस मुद्दत में वाज़े हद तक इस्तिस्का महसूस होता है। इस्तिस्का लामी निचले अज़ा तक फैल जाता है। मुतासरा जिल्द इंतहाई सुर्ख हो जाती है, जिल्द में शिगाफ पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात गैंग्रीन की हालत पैदा होती है। पेरिटोनियम, पेट की झिल्ली और पेलूरा में एफ्यूजन पैदा होती है। आमतौर पर पल्मोनरी वर्म वाज़े हो जाते हैं, पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा कलील हो जाता है, एल्ब्यूमिन हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन इसमें कमी के बावजूद मरीज़ की हालत में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। भूख में कमी, कै और इसहाल मरीज़ की ताकत को कम करने में कारफरमा होते हैं। मौत की निशानियाँ पहले दिनों में वाज़े हो सकती हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन द फेब्राइल मूवमेंट, एकदम से बुखार की शिद्दत बढ़ जाना, डेमिनेशन इन द क्वांटिटी ऑफ यूरिन एंड मोस्ट कॉमनली द अपीयरेंस ऑफ यूरेमिक सिम्टम्स, कन्वर्जन्स और कोमा। जब यूरेमिक सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे और कन्वर्जन्स आ जाएगा, कोमा हो जाएगा, तो उसके बाद हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि अब ये मौत की निशानियां हैं, अब पेशेंट की डेथ होने के करीब है। तो इस तरीके से हमें पेशेंट्स की साइन एंड सिम्टम को भी मद्देनज़र रखना होता है। मरीज़ आम तौर पर कुर्सी पर बैठा रहता है, क्योंकि बिस्तर पर लेटना अब मुमकिन नहीं हो सकता।
मरीज सांस में तंगी का शिकार हो जाता है, जिसके नतीजे में पेलूरा और फेफड़ों में इस्तिस्का हो जाता है। पिलाहट और सूजन पाई जाती है। अज़ा में शगाफ पड़ जाते हैं और इसके साथ माया लगातार टपकता है जो नागवार लगता है। यूरेमिक हादसात आमतौर पर बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाते और इंतहाई थकावट की वजह से मरीज़ मर जाता है। नज़र में धुंधलाहट और सरदर्द मरीज़ के खात्मे की आम अलामात हैं, जिसकी वजह या तो इक्लम्शिया या मिर्गी या अचानक दिमाग की रग का फट जाना या दम घुटने से और पल्मोनरी वर्म के बायस मौत वाक़या होती है। बहुत से दूसरे केसेस में ब्राइट्स डिजीज़ को ज़्यादा दायमी और सुस्त तस्वर किया जाता है। गुर्दे की बीमारी पेरेन्काइमाइटिस से गुर्दों के खुलियों के दरमियान ज़ख्म हो जाते हैं और बीमारी हर तरह की अलामात, शिद्दत और सेक्लेरोटिक सूरत के दौरानिए को ज़ाहिर करती है। पैथोलॉजिकल एनाटमी ऑफ ब्राइट्स डिजीज़ शदीद नेफ्रोटिक ज़ख्म, जिसमें बुनियादी तौर पर ग्लोमेरुलाइटिस की वजह से झिल्लियों का उतरना, जो कि ट्यूबुलर एपिथेलियल में होने वाली तब्दीलियों के साथ गोल खुलियों के जरिए उज़्व के खाली हिस्सों से नफूस, सीधी ट्यूब्स की नज़लावी सोजिश और एट्रियोल्स की सोजिश पाई जाती है। गुर्दों के साइज में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है, कभी सख्त और कशीदा, कभी नरम होते हैं। हाइपरप्लेजिया सिर्फ कॉर्टिकल के हिस्से में पाई जाती है। इनके गुलाफ से बाहर निकलने के बाद कभी कभी गुर्दे में यकसा सुर्खी पाई जाती है या कभी कभी पीले रंग के साथ नुमायां होते हैं। गुर्दे में पाए जाने वाले पैरामिड्स बनफशी सुर्ख रंग में दिखाई देते हैं। ये आप इसके पैरामिड्स को देख सकते हैं। ब्लड सप्लाई हो रही, ब्लड विद वेस्ट, इसके साथ ब्लड विदाउट वेस्ट, यूरेटर्स हैं और इसके पैरामिड्स हैं। यूरिन का आउटलेट दिखाया जा रहा है, इसी तरीके नेफ्रॉन दिखाया जा रहा है। ब्लड और यूरिन का सिस्टम दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ब्लड प्योरीफिकेशन होती है, नेफ्रॉन किस तरीके से उसकी फिल्ट्रेशन करता है। अब हम चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोस करते हैं कि ब्राइट्स डिजीज़ को किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे। जांच करने के बाद नेफ्राइटिस की तशखीस होती है। मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री और वर्मे गुर्दा की मुमकिन जिनयाती तब्दीलियाँ, गले की सोजिश या मिसाने के इन्फेक्शन की मौजूदा मेडिकल हिस्ट्री मतअद्दी वर्मे गुर्दा की निशानदेही कर सकती है। जिन मरीज़ों को लूपस होता है, आमतौर पर पता चलता है कि वो वर्मे गुर्दा का शिकार हैं और इन पर जोर दिया जाता है कि वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर्स को एक्सट्रीमिटीज़ में होने वाली सूजन की इतला दें। लैब टेस्ट में हम देखेंगे, लैब टेस्ट पेशाब का तजिया किया जाएगा। यहाँ पे पेशाब में प्रोटीन की ज़्यादती नीज़ इन्फेक्शन की मौजूदगी तशखीस में मददगार साबित हो सकता है। इसी तरीके से ब्लड के टेस्ट किए जाएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में खून के टेस्ट से वर्मे गुर्दा की तशखीस में भी मदद मिल सकती है। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। इस हालत में ब्राइट्स डिजीज़ में मरीज़ को हम फिज़िकल एग्जामिन करेंगे कि इसमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन से किस तरीके से हम एवेल्यूएट कर सकते हैं कि इसमें ब्राइट्स डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। जिस्मानी मुआयना से गुर्दे ऐसे ज़ाहिर होते हैं जैसे इनमें सूजन होती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, ये टेस्ट गुर्दों की सूजन की मिकदार का अंदाज़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कुछ सिटी स्कैन के हवाले से टेस्ट करवाए जाते हैं। किडनी की बायोप्सी करवाई जाती है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और एक्सरे करवा के देखा जाता है कि किडनी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किडनी की कहाँ पे ट्यूब्यूल्स का प्रॉब्लम है या पैरामिड्स का प्रॉब्लम है या किडनी की अपनी जो यूरेटर्स वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है उसके पैरेन्काइमा की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारा देख के हमें एवेल्यूएट करने में आसानी हो जाती है कि ब्राइट्स डिजीज़ का पेशेंट किस तरह से अपीयरेंस दे रहा है और किस तरीके से हमारे पास क्लिनिकल अपीयरेंस उसकी आ रही है। प्रोग्नोसिस इन ब्राइट्स डिजीज़ की तशखीस हमेशा कठिन काम होता है। ये बीमारी आमतौर पर शुरू के दिनों में मौत के ज़रिए या दायमी हालत के गुजरने के बाद ख़त्म हो जाती है। इसका खात्मा हमेशा मोहलक होता है। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि ब्राइट्स डिजीज़ से मुकम्मल तौर पर सेहत याबी मुमकिन हो सकती है। साइंस पॉइंटिंग टू रिकवरी इन ब्राइट्स डिजीज़। अब हम देखते हैं कि जब पेशेंट ब्राइट्स डिजीज़ से बाहर आ रहा होता है तो उसमें कौन से साइंस होते हैं जो कि पॉइंटिंग आउट कर रहे होते हैं कि अब ये पेशेंट रिकवरी की तरफ चल रहा है। बुखार और एनासार्का का खात्मा हो जाता है, लेकिन ऊपर बताई गई मिकदारों जैसा कि यूरिया, क्रिएटिनिन और पेशाब में इजाफा हो जाता है। एक ही वक्त में ताकत और भूख लौट आती है, लेकिन इस वक्त तक शिफा याबी की यकीन दहानी नहीं की जा सकती जब तक कि एल्ब्यूमिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए।
और जब तक कि पेशाब अपने आम रंग, कसाफत और कीमियाई तरकीब में दोबारा शुरू ना हो जाए। डॉक्टर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर शिफा याबी मुमकिन है तो ये इम्कान सिर्फ बीमारी के आगाज़ में ही हो सकता है या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस ज़ख्मों के पैदा होने से पहले हो सकता है। कभी कभी सुर्ख बाब एक जल्दी पेचीदगी होती है या कुछ दूसरी सोजिश पैदा हो सकती है, जैसा कि इसमें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, प्लूरसी और पेरिकार्डाइटिस। अब हम बात करते हैं डाइट एंड हाइजीन, यानी डाइट एंड रेजिमेंट की बात करते हैं कि पेशेंट को ब्राइट्स डिजीज के अंदर क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए और ये किस तरीके से डाइट उसको लेनी चाहिए। डाइट एंड हाइजेनिक प्रिकॉशंस इन ब्राइट्स डिजीज। खालिस मुकम्मल दूध की ग़िज़ा एक्यूट ब्राइट्स डिजीज में और बीमारी के फैलने के दौरान जो मर्ज के साथ साथ होता है, जब वर्मे गुर्दा क्रॉनिक स्टेज में से गुजर चुका होता है तो बहुत मुफीद ग़िज़ा होती है। मरीज को दिन में 3 या 4 लीटर दूध लेना चाहिए। हर 2 घंटे में दोहराई जाने वाली थोड़ी मिकदार में दूध लेना चाहिए। दूध उबालकर या बगैर उबालने के लिया जा सकता है। नमकीन, मीठा या कुदरती होना चाहिए तमाम केसेस में। और ब्राइट्स डिजीज की हर हालत के मरीजों को मुकम्मल दूध की ग़िज़ा तजवीज़ करना बीमारी को ख़तरनाक हद तक ले जा रहा है। अब हम मुकम्मल दूध की ग़िज़ा तो दे रहे हैं पेशेंट को, लेकिन हमें थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने किस बीमारी में दूध की मुकम्मल ग़िज़ा जो है वो पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है, क्योंकि हम अक्सर केसेस में देखते हैं कि ब्राइट्स डिजीज़ हो या कोई और केसेस हो किडनी के, तो उनमें लोग जो मुकम्मल ग़िज़ा है या दूध वैसे पीने को रेकमेंड कर देते हैं, जो ठीक करने की बजाय उस बीमारी में इजाफा करता है और मरीज को मौत के मुँह की तरफ ले जाता है। प्रिवेंशन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की ज़्यादातर हालतों को रोकने का कोई तरीका नहीं हो सकता। यहाँ कुछ ऐसे इकदाम बताए जा रहे हैं जो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, गले की दुखन या इम्पेटिगो, ये एक जल्दी मर्ज है जिसमें जल्द पर छोटे छोटे छाले बनते हैं जिनसे पानी बहता है। इसका फौरी इलाज किया जाना चाहिए। ये प्रिवेंशन में है कि अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका सबसे पहले इलाज किया जाए। और अगर जिस्म के ऊपर जल्दी मर्ज पैदा हो जाता है जिसमें छोटे छोटे दाने हों या छाले हों और उनमें पानी भर जाता हो, तो इसका इलाज भी फौरी किया जाए। मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस से बचने के लिए जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का बायस बन सकते हैं, जैसे HIV और हेपेटाइटिस, जिनसी ताल्लुकात में महफूज हदायत पर अमल करें और इंट्रावेनस अद्वियात इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। ट्रीटमेंट। अब हम इसका ब्राइट्स डिजीज का ट्रीटमेंट देखते हैं। गुर्दों की बीमारियों और मिसाने की इन्फेक्शन में अगर कोई चीज कमी ला सकती है तो वो है इंसानी रवैयों में तब्दीली, जैसा कि नंबर 1, बाथरूम का इस्तेमाल करते वक्त अच्छी हिफ्ज़ाने सेहत को बरकरार रखना, गलास्तों का अच्छी तरह सफाया करना जैसा कि इस्तिंजा करना वगैरह वगैरह। नंबर 2, काफ़ी मिकदार में मायात यानी पानी का इस्तेमाल करना, लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 3, मिसाने को साफ करने के लिए हर 2 घंटे के बाद पेशाब लाजमी तौर पर करें। ग़िज़ा में प्रोटीन और नमक को महदूद कर देना चाहिए। इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट और चर्बी के ज़राए से मुनासिब कैलोरीज की फराहमी ज़रूरी होती है। नंबर 6, मरीज़ को सब्जियों के रस पर रोज़ा रखना चाहिए। एक्यूट नेफ्राइटिस का सबसे महफूज इलाज सब्जियों के रस पर 7 से 10 दिन तक रोज़ा रखना ज़रूरी है। इससे जहरीले मादे और गुर्दों की सोजिश के जिम्मेदार टॉक्सिन्स और सिस्टेमिक निजासें भी दूर हो जाती हैं। नंबर 7, गुर्दों पर ज्यादा बोझ डालने से बचें, आराम करें। नंबर 8, वर्मे गुर्दा के तमाम केसेस में ताज़ा हवा और खुली जगहों पर वर्जिशें और बड़े होने वाले बच्चों को मुमकिन हद तक मदद करने की तरगीब देनी चाहिए, जो बेहद फायदेमंद साबित होती है। हाइड्रोथेरेपी, ये भी एक ट्रीटमेंट में लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत से डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं, लेकिन हाइड्रोथेरेपी जिसका मुतअद्दिद मुआलिजीन मशवरा देते हैं, इन दावों पर अमल नहीं हुआ जो इस थेरेपी के नाम पर किए गए थे, और एक समझदार फिजिशियन इस थेरेपी के इस्तेमाल की इजाज़त कभी भी नहीं देता। इससे अवॉइड करना चाहिए। रोल ऑफ होम्योपैथी। जी, अब हम बात करते हैं होम्योपैथी का कि होम्योपैथी ब्राइट्स डिजीज में अपना क्या किरदार अदा करती है। तो रोल ऑफ होम्योपैथी देखते हैं। रोल ऑफ होम्योपैथी, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि होम्योपैथी मरीज का इलाज करती है जो बीमार है, ना कि उस मर्ज का जो
मरीज के अंदर है। होम्योपैथी में बुनियादी नुक्ता नजर ये है कि नेफ्राइटिस की बीमारी की मुकम्मल केस टेकिंग के बाद तशखीस की जाती है, जिसके तहत मुकम्मल तौर पर मरीज के मुख्तलिफ पहलुओं का लम्हा ब लम्हा मुताला किया जाता है। होम्योपैथिक नुक्ता के पेश नजर जिस्म की अपनी शिफा बख्श सलाहियतों को बढ़ाया जाता है ताकि मुदाफ़ी निज़ाम की तमाम पेचीदगियों को मामूल पर लाया जा सके। होम्योपैथी नेफ्राइटिस के तमाम मराहिल और मुख्तलिफ हालतों में बहुत मौसर साबित होती है। एक बार जब मरीज में बेहतरी आ जाती है तो ये नेफ्राइटिस के लिए रवायती अद्वियात की खुराक को कम करने और आखिरकार रोकने में मदद करती है। इलाज के मकासद अलामात को दूर करना, पेचीदगियों से बचाना और गुर्दों के मजीद नुकसान में ताखीर करना शामिल है। अब हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ब्राइट्स डिजीज। होम्योपैथी की बात करें या किसी भी तरीके की हम बात करें, लेकिन हम बात करेंगे होम्योपैथी की। ट्रीटमेंट ऑफ ब्राइट्स डिजीज मैं आपको ब्राइट्स डिजीज का ट्रीटमेंट करते हुए ये बात लाजमी तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेडिसिन यहाँ पे बताई जा रही हैं, आप उनको 2, 4, 6 खुराकों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको लॉन्ग टर्म तक, ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी मेडिसिन खाने से अफाका हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर अफाका नहीं होता तो लाजमी तौर पर अपने करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से राब्ता जरूर करें। तो हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्राइट्स डिजीज की। इब्तिदा में जब पेशाब बहुत कम, खून और चर्बी शामिल होती है, गुर्दों के मुकाम पर दर्द और आम एनएसआर का होता है, तो मुदर्जा झेल अद्वियात कारगर साबित होती हैं। ऑरम म्यूरेटिकम। बात हो रही है होम्योपैथी मेडिसिन की। हम मेडिसिन की सिंगल रेमेडी की बात करेंगे, हम कम्बिनेशन की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि 90% आपको इंटरनेट पे, गूगल पे इसके कम्बिनेशन बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो बात करते हैं वो सिंगल रेमेडी की बात करते हैं। हमारा जो होम्योपैथी डॉक्टर्स ट्रेनिंग अकेडमी का मोटो है कि हमने होम्योपैथ को और होम्योपैथी को रूज दिलाना है, तो हमने सिंगल रेमेडी की बात करनी है, कम्बिनेशन की बात नहीं करनी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑरम म्यूरेटिकम की। होम्योपैथी की ये दवाई ब्राइट्स डिजीज जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती है जो गाउट या आतशक की वजह से हो सकती है। निज़ाम हाजमा की खराबी को कम करने में मदद करती है और एसाबी निज़ाम को सही तरह से काम करने के लिए अफाल बनाती है। वर्टिगो इस मर्ज की एक आम अलामत है। अगर हम ब्राइट्स डिजीज को देखें तो इसमें वर्टिगो इंतहाई अहम अलामत है और ये ऑरम म्यूरेटिकम में भी एक अहम अलामत के तौर पर पाई जाती है। दूसरी मेडिसिन हमारे पास है कैंथेरस। कैंथेरस की बात करें तो ये दवाई उस वक्त ब्राइट्स डिजीज के इलाज में मुफीद होती है जब पेशाब में एल्ब्यूमिन और खून कसरत से पाया जाता है, जो थोड़ी मिकदार में दर्द के साथ नाली में से गुजर जाता है। ये दवा बहुत जल्द काम करती है। इसका पहला असर खून को पेशाब से गायब करने और पेशाब की मिकदार में खातिर ख्वाह इजाफा करना है। इस दवाई के इस्तेमाल के पहले दिन से पेशाब 2, 3 और 4 लीटर तक पहुंच जाना कोई मामूली बात नहीं है। कॉकस कैक्टाई। इस दवाई में जब हम ब्राइट्स डिजीज में कॉकस कैक्टाई को इस्तेमाल करते हैं तो ये दवाई, इस जो अलामात हैं इसमें पेशाब रुक जाता है, इस्तस्का आम पाया जाता है, पेशाब की हाजत, ईंट के रंग का रसूख तयनशीन होता है, पथरी, खून मिला यूरेट और यूरिक एसिड का इखराज, गुर्दे से मसाना तक नेजा लगने जैसा दर्द होता है, गहरे रंग का गाढ़ा पेशाब, पेशाब तकलीफ से या हब्सल बॉल जैसी अलामात वाज़ेह होती हैं। अगली मेडिसिन हमारी मर्क्यूरस साल। मर्क्यूरस साल ये भी होम्योपैथी में एक चोटी की दवाई है। नेफ्राइटिस के साथ पेशाब में कमी आना, पेशाब करने की शदीद ख्वाहिश होती है, पेशाब एल्ब्यूमिन के साथ सेर होता है, गहरा भूरा खून मिला हुआ, गंदी सफेद तिलछट के साथ हेमाचोरिया, शदीद और बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश, पेशाब की नाली में शदीद जलन, पेशाब गर्म, जलन वाला, कम या दबा हुआ, खूनी सब्जी माइल अखराज, एल्ब्यूमिनस, मिसाने में मरोड़, छुरी लगने जैसे दर्द मसाने से पेशाब की नाली तक बढ़ते हैं, पेशाब करने के बाद पसीना आता है, उज़्वे तनासल और टेस्टिस बहुत सूजे हुए, पेशाब की नाली का सुराख, सुर्ख, सूजन, हशफा की दुखन और गर्मी की अलामात इस दवाई में पाई जाती हैं। फास्फोरस। फास्फोरस ब्राइट्स डिजीज, हेमाचूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया के साथ कमजोरी और खालीपन के एहसासात पाए जाते हैं। पेशाब में एल्ब्यूमिन, एपिथेलियल फैट्स, वैक्स, रतूबती खुलियात का इखराज का होना, पेशाब खूनी हो सकता है, सुर्ख तिलछटों की मौजूदगी, गदले रंग का पेशाब, गुर्दों की चर्बी का बिगाड़, जिगर और दिल खून की कमी का शिकार, इस्तस्का के साथ इसहाल इस दवाई की खास अलामत होती हैं। अगली मेडिसिन हमारी सीरम एंगुलर इक्थायोटॉक्सिन्स। सीरम एंगुलर इक्थायोटॉक्सिन्स या हम इसको एल सीरम के नाम से भी जानते हैं। इस दवाई में खून का जहरीलापन, एल्ब्यूमिन यूरिया
और गुर्दों की इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन यूरिया, पेशाब की 24 घंटे या इससे ज्यादा अरसे तक रुकावट या पेशाब की कम पैदावार के साथ साथ जिगर और दिल की इन्फेक्शन होने की वजह से वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। गुर्दों और कार्डियक यूरेमिया में बहुत ही मुफीद दवाई होती है जब डिजिटलिस गैर फाल हो जाती है, यूरिया खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ हो, एक्यूट नेफ्राइटिस में और दिल की बीमारियों में बहुत ही मौसर साबित होती है। हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन सॉलिडेगो। सॉलिडेगो पेशाब मिकदार में कम, सुर्खी माइल, भूरा, गाढ़ा, तिलछिट, पेशाब की बंदिश, रेत आती है, अल्ब्यूमिन या खून का इखराज होता है, गुर्दों में दर्द जो आगे पेट और मिसाने तक आता है, साफ और बदबूदार पेशाब, बाज औकात कैथेटर के बगैर पेशाब नहीं आता, गुर्दों में इज्तिमाई खून के बायस कमर दर्द होता है, यहाँ तक कि हल्का सा छूना भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है। थैंक यू वेरी मच।